साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग का जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। तो आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे। ठीक है, यानी कि बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक और एसएससी से लेकर एमटीएस तक किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें इन सारे एग्जामिनेशन को फोकस किया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और ऑप्शन के थ्रू जितना डिस्कशन हो सकता है, 4 ऑप्शन है उसको डिस्कस करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी भी सिर्फ टिक करवा कर नहीं छोड़ता, मैं उससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको करवाता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। ठीक है, यानी ए होगा। देखिए, जो ये अबद्धता लिखा हुआ है ना, अबद्धता, ये अबद्धता यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसी में आपका जो आर्टिकल 19 का 2 है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आपको उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित, शिष्टाचार से संबंधित अगर कोई आप उस तरीके का वाद खड़ा करते हैं तो उस पर आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 19 में 5 आपके अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो वो 5 अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 लिखते हैं। पहला है आपका अभिव्यक्ति। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठिएगा दोस्तों, मेरे क्लास में पेन पेपर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ आप लिखते जाइएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन होगा तो 100 प्रश्न मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद संघ बनाना। ठीक है, फिर आप दूसरा में क्या हो सकता है, संघ बनाना। ठीक है, तीसरा आपका भ्रमण। ठीक है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। जब भ्रमण कीजिएगा तो वहां पर जाकर अपना घर निवास बना सकते हैं, यानी बस जा सकते हैं, निवास बना सकते हैं। ठीक है, निवास बनाना। और 5वां आपका है कि कोई भी वहां पर व्यवसाय कर लेना। ठीक है, याद कैसे रखेंगे हम लोग, आराम से याद रखेंगे। जब बोलिएगा, ठीक है, जब बोलिएगा तो आप नेता की तरह बोलिएगा। ठीक है, लोगों के लिए बोलिएगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, लेकिन ये बाधित है दोस्तों। ठीक है, अबाधित नहीं है। आप अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था से अगर कोई संबंधित चीज़ें होंगी तो कोर्ट द्वारा इसको क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि इमरजेंसी के टाइम लगा दिया गया था। अब जब बोलिएगा तो संघ भी बना सकते हैं, नेता बन जाइएगा। नेता बनिएगा तो पूरे देश में भ्रमण देखिएगा। आजकल प्रशांत किशोर जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे राहुल गांधी जी, ठीक है, ये लोग भ्रमण, गांधी जी ही भ्रमण किए थे। ठीक है, भ्रमण कर सकते हैं। जहाँ भ्रमण कीजिएगा, मान लीजिए कोई अच्छा जगह लग गया, शहर लग गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। मान लीजिए निवास कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको इनकम चाहिए ही, तो चाहिए इनकम, तो वहाँ पर आप व्यवसाय कर सकते हैं अपना। ठीक है, पैसा, रोजगार जो भी है, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 5 अधिकार दिए गए हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। ठीक है, तो ये आपका है अनुच्छेद 24। ठीक है, इसमें और हम लोग
एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, इसके बारे में तो समझ गए हम लोग, ठीक है। इसको बाल आश्रम, ठीक है, बाल आश्रम, सॉरी, बाल आश्रम कहते हैं। यानी कि जो बच्चे 14 साल से नीचे हों, ठीक है, उन्हें कंपनी में, ठीक है, 14 साल से जो बच्चे नीचे हों, ठीक है, उन्हें किसी भी कार्य, सार्वजनिक कार्यों में लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि जो सीरियल में बच्चे कार्य करते हैं, जो टीवी फिल्मों में काम करते हैं, ठीक है, उन पर ये अनुच्छेद लागू नहीं होता है, ठीक है, वो बाल आश्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। वो आपको एक टैलेंट के अंतर्गत आता है, तो टैलेंट पर ये प्रतिबंध नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन जो भी मजदूरी अगर करवाइएगा कंपनी में तो वो इस पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, 14 साल का बच्चा अनुच्छेद 24, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे, अनुच्छेद याद रहेगा। बहुत लोग को अनुच्छेद याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन के थ्रू देखें हम लोग तो अस्पृश्यता, ठीक है, क्या है अस्पृश्यता, बहुत लोग को पता नहीं होगा कि अस्पृश्यता का क्या मतलब है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है। संविधान बनाने वालों ने बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है और बहुत ही अच्छे से रखा है, क्योंकि उनके साथ खुद इस तरीके का व्यवहार हुआ था, ठीक है। तो छुआछूत, ठीक है, छुआछूत के से संबंधित आपका है अस्पृश्यता। नहीं, आप ये नहीं किसी को कहिएगा कि तुम मतलब अशुद्ध हो, तुमको छूने से ये हो गया, जो कि देश की आज़ादी से पहले हुआ करता था, ठीक है ना, जो पिछड़ी जातियाँ थी उस वक्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23, ठीक है, ये बाल आश्रम है तो ये बलात आश्रम है, क्या है बलात आश्रम, याद रखिएगा। और बलात का मतलब क्या होता है, बलात श्रम, ठीक है, बलात श्रम मतलब कि जबरदस्ती का श्रम कराना, बलात, ठीक है ना, बलात श्रम का मतलब जबरदस्ती। इसमें मानव तस्करी भी आता है, ठीक है, मानव तस्करी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मानव तस्करी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 19 तो आपको पिछले में पूरा बता दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22 और 17, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20, इसका क्या हो जाएगा अनुच्छेद 20। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। 20 के ए जो कहता है कि जो नियम पहले से है, ठीक है ना, उसी नियम के तहत आप क्या कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, जिनको अपराधी को सजा दे सकते हैं, ठीक है। न्यू नियम बनाकर, यानी नया नियम बनाकर आप सजा नहीं दे सकते, कोई भी कोर्ट नया नियम बनाकर, ठीक है, नया रूल बनाकर सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। पहले से जो नियम है वो हो सकता है, ठीक है। अगर यही इसी के अंतर्गत आपका एक और रूल आता है कि मान लीजिए कि कोई रूल पहले मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं था, मतलब कि उसको अपराध नहीं माना जाता था, ठीक है, 2 साल पहले अपराध नहीं माना जाता था और 2 साल पहले हमने वो काम किया है और अब अपराध माना जाने लगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो उस अपराध के लिए हमको सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये बात है। अब एक ये समझे तो थोड़ा सा बी भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये काम का चीज़ है, जितना काम का चीज़ है आपको बताएंगे, ठीक है। यही इसीलिए तो बोले हैं आपको शुरू में नहीं, वीडियो के शुरू में बोले हैं कि बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। बी में क्या कहता है कि एक अपराध के लिए दो से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक मान लीजिए कि कोई आदमी चोरी किया, ठीक है, और चोरी किया तो उसको एक बार सजा मिल गई और फिर उसी चोरी के लिए दोबारा चोरी करेगा तो मिलेगा, लेकिन उसी चोरी के लिए 2 बार नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। एक बार सजा मिल गई तो मिल गई, दोबारा उसी काम के लिए नहीं, दोबारा चोरी करेगा तो फिर दोबारा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार अपराध कर दिया, एक बार के अपराध के लिए एक ही सजा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो देखते हम लोग 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 से 18। ठीक है, इसको समानता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, समानता के अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है, थोड़ा मेरे बात को सुनिएगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं, उतना स्पेस नहीं है मोबाइल में। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण का जो सिद्धांत है इस पर लागू होता है। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार में सबके लिए कानून क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 अब सुन लीजिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के नाम पर किसी भी देशवासियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहेगा? आर्टिकल 16 कहेगा कि पूरे देश में जो लोक नियोजन इकाइयां हैं, यानी कि सरकारी नौकरी से संबंधित, वो देश राज्य के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, सबके लिए एक समान होगा। आर्टिकल 17 आपको बता दिए अस्पृश्यता है। आर्टिकल 18 में क्या है आपका? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि जैसे पहले कहा जाता था का बाबू साहेब, दादा साहेब, ये सब नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इसमें जो आपको डीएम साहब, एसपी साहब, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन किसी बड़े आदमी को उस नाम से नहीं बोल सकते कि राजा साहब हमको बोलिए। ठीक है, ये उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में होगा। 19 बता दिए हैं, हाँ 20 आपको बता दिए। 21 आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपके प्राण को कोई ले नहीं सकता है, चाहे कोई नहीं, आप भी नहीं। ठीक है, यही एक आर्टिकल है जो कि किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं हो सकता, चाहे देश में इमरजेंसी लगे या कुछ लगे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता, हालांकि 20 भी है। ठीक है, 20-21 को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के ये क्वेश्चन पूछता है, इमरजेंसी के टाइम कौन सा आर्टिकल है जो कि रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं ऐसा? ठीक है, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कह रहा है कि मूल अधिकार, उसको मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए प्राकृतिक और अप्रतिदेय का मतलब यह होता है कि जो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ मिलता है। ठीक है, इनका मूल अधिकार है। ठीक है, जन्म एक बच्चा जैसे ही लेता है, ठीक है, तो जन्म के साथ ये अधिकार मिलता है, जन्म के साथ अधिकार मिलता है। ये इम्पोर्टेंट आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो क्या है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो। ठीक है, मानव के जन्म के साथ क्या मिलता है? यहाँ पर बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, इसीलिए प्राकृतिक और प्रतिदेय। देखिए इसको कभी भी राज्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्राकृतिक प्रतिदेय कहते हैं। ठीक है, अप्रतिदेय कहते हैं। कभी भी राज्य के द्वारा इसको छीना नहीं जा सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि संविधान ने इन्हें क्या दिया है? कानूनी रूप दिया है, और इनकी जड़ें जो हैं मानव गरिमा से संबंधित है, इसीलिए इनको ये कहा गया है। ठीक है, देखिए
1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यायालयों में परिवर्तनीय है, लेकिन ये मुख्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी आंशिक रूप से सही है, ठीक है। और डी तो बिल्कुल सही है। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा 51 के ए में है, 49 के में है, 50 के में है या फिर 52 के में है। तो इसकी चर्चा हुई है 51 के ए में, ठीक है। इसको लाया गया था मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। और किनकी अनुशंसा पर लाया गया था? तो आपको याद होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार सरदार स्वर्ण सिंह नहीं रहा समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया था? इसे लाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। देखिए इसमें आपके होंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि दोनों सदन मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा, निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग कर सकेगा? देखिए अनुच्छेद 99, 100, 103 या 102। जब भी ऐसा हो कि मत बराबर बराबर हो तो एक निर्णायक मत देगा, और वो कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 100 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसको जैसे ये कास्टिंग वोट है, ठीक है, कि मतभेद हटाने के लिए इस वोट को क्या किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? यानी कि जब भी मामला 50-50 का बन जाए ना, मामला क्या हो जाए 50-50 का बन जाए, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? इधर एक वोट देकर यहाँ पर सपोर्ट कर देगा, ठीक है। जब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी गतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, तो सदस्यों को एक मत देकर, ठीक है, कोई भी अपोजिशन को चाहे या फिर जो रूलिंग में पार्टी है उसको देकर क्या कर सकता है? ये अपना सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 में क्या है? सदस्यों की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 103 में आपका है अयोग्यता से संबंधित, और आर्टिकल 102 में है ये भी आपका अयोग्यता से संबंधित ही है, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल हैं वो पूरा तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन सीरीज के वीडियो में, तो मैं आर्टिकल के लिए आप लोगों को बोर्ड पर लेकर आऊँगा जब भी हम लोग का बोर्ड अभी बन जाता है, ठीक है। तो कभी समझा दूंगा या फिर पीपीटी से ही समझा दूंगा, ठीक है। आर्टिकल का एक स्पेशल वीडियो बनाकर समझा दूंगा आप लोग को, और याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद हो जाएगा आपको। जैसे कैसे ये 100 बताया, ठीक है, कि जब भी 50-50 का मामला हो वो क्या होगा? उसमें वोट दे देंगे कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो 50 और 50 कितना होता है? 100, यानी कि आर्टिकल 100 में क्या है? 50-50 का मामला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 280। ये है अनुच्छेद 148। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको हम लोग सीएजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएजी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीएजी का काम क्या होता है। देखिए, सीएजी का काम होता है कि जो सरकार में आय और व्यय होता है ना, सरकार में, ठीक है, सरकार में आय यानी कि जो इनकम और खर्चा, ठीक है, सीधा सीधा बात, इनकम और खर्चा का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है? ये परीक्षण करता है, इसका सीएजी नाम है। और ये एक स्वतंत्र बॉडी है, सरकार इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। ठीक है, और ये क्या है? एक स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जितने भी सरकार में जो वित्तीय चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित करती है और सुनिश्चित करती है कि कितने आपके खर्चे हैं, कितने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये सब परीक्षण करने का काम सीएजी का होता है। ठीक है, ऑप्शन को डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा, तो देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, आपका उपराष्ट्रपति का पद इसमें दिया गया है 63 में। ठीक है, ये आपका हो जाएंगे महान्यायवादी। ठीक है, कौन? महान्यायवादी, आर्टिकल 76। और आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग किसमें है? आपके इसमें। ठीक है, वित्त आयोग 180 में, सॉरी 280 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं होते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शन है हमारा 15, 22, 30, 45। तो इसमें आपके होते हैं 30। ठीक है, कितने होते हैं? 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति का जो गठन होता है, ठीक है, गठन होता है, प्राक्कलन समिति का गठन जो होता है 1950 में हुआ था। ठीक है, जॉन मैकार्थी समिति, ठीक है, जॉन मैकार्थी समिति की अनुशंसा पर हुआ था। किसके? जॉन मैकार्थी समिति। ठीक है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है मेरा पेन। ठीक है, जॉन मैकार्थी समिति के अनुशंसा पर हुआ था। इसका भी कार्य क्या है? इसका काम है कि जो सरकार में बजट पेश होता है ना, बजट, ठीक है, जो बजट पेश होता है उसके आय और व्यय की समीक्षा करना क्या होता है? सॉरी, आय नहीं, व्यय की। ठीक है, उसके खर्चा का समीक्षा करना होता है, प्राक्कलन समिति का होता है। ठीक है, जो इसमें व्यय, बचत, इस सब से संबंधित सुधार हैं, ये आपके प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आएगा। और इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हमें माने नॉर्मली रूलिंग पार्टी में जो सरकार है, जो पार्टी में सर जैसे बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी के ही बनेंगे। ठीक है, अध्यक्ष तो लोकसभा के ही बनते हैं, इसमें राज्यसभा के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत होने चाहिए? यानी कि कह रहा है कि रजिस्टर्ड होने के लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी होने के लिए कितने मत होने चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन है 5%, 2%, 1%, 4%। तो इसको सबसे मिनिमम रखा गया है, इसका स्टैंडर्ड का कितना रखा गया? मिनिमम, यानी कि इसका होगा 1%। ठीक है, ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि छोटी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी क्या हो सके? रजिस्टर्ड हो सकें। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सीटों की संख्या का 2% आपके पास मत होनी चाहिए। ठीक है, सीट होनी चाहिए, 3 राज्यों में सरकार होनी चाहिए। ये आपको राष्ट्रीय बनने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय के लिए क्या होना चाहिए? 2% आपके मत होने चाहिए 3 राज्यों में। ठीक है ना, 3 राज्य में
यानी कि कितना होगा 6% आपके मत होने चाहिए, 3 राज्य में आपके होने चाहिए, ठीक है। और 3 राज्य में आपकी सरकार होनी चाहिए, 3 या 2 राज्य में भी, ठीक है, 2 राज्य में भी आपकी उतनी मत आ जाएगी तो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा 2023 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पार्टी बनी थी 2012 में, ठीक है, और उस पार्टी का नाम था क्या, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आप, ठीक है। तो ये अभी 2023 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय दल बना दिया गया, क्योंकि ये जो 6% का मानक था वो फॉलो कर लिया था और 2 राज्यों में इसकी सरकार भी बन गई थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC और ST, ठीक है, के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 324, 332, 330, 331। इसका आंसर होगा हमारा 330, ठीक है, क्या होगा 330 लोकसभा में, याद रखिएगा ये लोकसभा का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसा इसलिए किया गया था कि राजनीतिक दलों में समान प्रतिनिधित्व हो सके, हर एक जो कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए अलग से एक आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जो कि लोकसभा के सीटों में होता है, ठीक है। लोकसभा के सीट में कितने सीट रिजर्व हैं, तो लोकसभा में आपके सीट रिजर्व हैं 84 हैं सर, 84 हैं, और यही आपका अगर राज्यसभा में कहें तो 47 है। इतने सीट क्या हैं, रिजर्व हैं, ये लोकसभा में है, ठीक है, ये राज्यसभा में है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने के लिए। देखिए अब थोड़ा हम इसके ऑप्शन के ऊपर ध्यान दें तो आप देख पा रहे होंगे कि 324 में क्या होता है, चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है, किसका है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किसमें है, तो 324, ठीक है। उसके बाद आपका है 332, ठीक है, 332 है विधानसभा में आरक्षण, ये लोकसभा में 330, 332 कहाँ, विधानसभा में, जो राज्य में विधानसभा है ना, विधानसभा में, ये विधानसभा। और ये जो है 331 जो है एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था, ठीक है, एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था वो 331 में किया गया। इस आर्टिकल को अब ख़त्म कर दिया गया है। कब ख़त्म कर दिया गया है, तो 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ख़त्म किया गया है, तो वो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा 2020। आपको अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 13 तारीख का है उसमें आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के सीट को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पहला ही ऑप्शन पहला ही से मैच कर गया। देखिए तो एक इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है, AIVP, ठीक है, तो इसमें है, ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये साम्यवादी दल का ही है, ठीक है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपका कांग्रेस से संबंधित है, तो 3 है। देखिए यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये आपका समता युवाजन जो है समाजवादी पार्टी से संबंधित है। ये सब जो है
स्टूडेंट यूनियन पार्टियां हैं, ठीक है ना, ये छात्र संघ है, ये सब ये क्या है, ये सब जो पार्टियां हैं ये छात्र संघ है, ठीक है, याद रखिएगा। इक्यानवेवां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो देखिए, जो कैबिनेट में जो मंत्रिपरिषद में होंगे, कैबिनेट उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, तो जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसके 15%, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी में सरकार है उसके 15% लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैबिनेट में रखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने से क्या हो जाता है कि निर्णय अच्छे से नहीं होता, कुछ ही लोग क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है, तो उसी को कैबिनेट कहते हैं। देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, कभी मंगलवार को मीटिंग बैठती है, कभी कुछ ऐसा, बिहार वगैरह में तो मंगलवार को ही होता है, ठीक है, मंगल को, शुक्रवार को, ठीक है। तो ये कैबिनेट में 15% कर दिया गया था 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये मैं आपको कई बार क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ, इसलिए क्योंकि इस प्रश्न को किसी न किसी एग्जाम में रिपीट जरूर करता है, इसीलिए मैं भी इसको क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी संविधान कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, आप मेरे पहले ही क्लास देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया है कौन कौन सा शब्द था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, और एक था अखंडता, ठीक है, एक था अखंडता। इस शब्द को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, कि मान लीजिए कि देश का आपके प्रति कर्तव्य है, लेकिन आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, उसमें मौलिक कर्तव्य में कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, तो जब यहाँ पर लागू किया गया था तो 10 था, ठीक है। फिर 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और मौलिक कर्तव्य कर दिया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे आपके, उनको अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इसमें किया गया था आपको, जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों को बढ़ाने का काम किया गया था, तो शक्तियों का विस्तार किसके अंतर्गत हुआ था, केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार, ठीक है, शक्तियों का विस्तार हुआ था 1942 के संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, और 1942वां संविधान संशोधन। फिर इसके बाद आपका न्यायपालिका की सीमाएं को सीमित किया गया था, ठीक है, बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। और फिर कुछ कार्य को 44वां संविधान संशोधन में हटाया भी गया था। तो जहाँ जोड़ने के लिए कहेगा, ठीक है, तो वो होगा 42वां, और जहाँ भी हटाने के लिए कहेगा, ठीक है ना, कि इसके तहत हटाया गया कौन कौन सा, तो वो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी एक्स्ट्रा से इस सब पर आपको क्लास बोले ही लेंगे, ठीक है। तो अभी तो प्रश्न है, तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, कुछ फैक्ट को देखेंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो, ठीक है। कितना भी मैं कम क्वेश्चन रखूँ फिर भी हमारा वीडियो 40 मिनट तक हो ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि 30 मिनट के वीडियो बनाऊँ, लेकिन हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, फ़ायदा होनी चाहिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब जाकर लोगों को बताइए कि यहाँ पर फुल डिस्कशन होता है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? देखिए, 15वां, 21वां,
24वां या 31वां। सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 के तहत, ठीक है। अब आइए इसको याद करने का हम आपको तरीका बता दें। देखिए यहाँ पर 21 है, 21 से सीधे आप आ जाइए 71 पर, ठीक है, 21 से 71, ठीक है, 50 का डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन कितना है यहाँ लिखना है, 71वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान रखिएगा, इसको बताएंगे आपको। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, ठीक है, नेपाली, देखिए कौन कौन सा जोड़ा गया, नेपाली 9 से न म क, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, एक बार फिर से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 92 उठा लेते हैं, क्या 92, ठीक है, तो ये हो गया 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद हो जाएगा तुरंत कब हुआ था, तो 2003 में याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से बोडो, ठीक है, बो से बो, डो, ठीक है, बोडो, बोर्ड मास इसका ट्रिक है, ठीक है, इसका निमोनिक्स बनाया गया है बोर्ड मास, ठीक है। अब इसको बता देते हैं आपको, बोडो, इससे क्या होगा, बोडो, ड से डोंगरी, ठीक है, डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली, ठीक है, स से संथाली, तो दोनों याद रखेगा, नमक और बोर्ड मास, ठीक है, और ये आपको सिंधी याद ही रहेगा, ठीक है। और 14 को भाषा शुरू में था, ठीक है, और इसको जोड़ दिया 4 को, यहाँ पर 4 और 3 7 1 8, 14 8 कितना होता है, 14 8 होगा आपका 4 3 7 और 1 8, और उसमें था 14 14 6 2 22 भाषा, हाँ 22 भाषा हो ही गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अनुमोदित किस समिति के द्वारा किया गया। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, हनुमंत राय समिति। तो इसका आंसर होगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब गठन हुआ था, तो 1957 और दिन था 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती, ठीक है। ये त्रिस्तरीय समिति थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो थी द्विस्तरीय थी, ठीक है, कौन थी, द्विस्तरीय समिति, ठीक है, द्विस्तरीय समिति, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ये प्रशासनिक सुधार से था और ये आपका था योजना आयोग से संबंधित। ये किससे संबंधित था, योजना आयोग से, ठीक है, ये भी बता ही देते हैं चलते चलते, ठीक है। और ये प्रशासनिक सुधार से था, ये प्रशासनिक सुधार से था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से हुई थी। नागौर से, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश से, सीतामढ़ी से, अलीगढ़ से। तो ये आपका पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति के तहत हुआ था पंचायती राज का स्थापना 1959 में, तो वो हुआ था नागौर, और नागौर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही प्रश्न को रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी सीरीज अच्छा लग रही हो जीके जीएस का, तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल को दूसरे को रिकमेंड कीजिएगा, और ऐसे ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न के संकलन को लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए चलिए चलते हैं हम
हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।